गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम इस क्लास में बात करेंगे वायरस और वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में। चलिए जानते हैं वायरस ये होता क्या है। वायरस सामान्यतः प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। वायरस जिसकी सबसे पहले खोज इवानोवस्की जी ने की थी 1892 में। इन्होंने तंबाकू के पत्तियों पर लगे हुए वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखा और उस वायरस का नाम दिया मोज़ेक वायरस। वायरस सेल थ्योरी का अपवाद होता है। क्यों? सेल थ्योरी क्या कहती है? हमारी सेल थ्योरी कहती है वह सभी चीज़ें लिविंग ऑर्गन होंगी जिनके अंदर सेल पाया जाता है। लेकिन वायरस के अंदर सेल तो पाया जाता है, लेकिन ये लिविंग नहीं होते हैं। ये लिविंग होते हैं मानव शरीर या फिर किसी जानवर के शरीर में प्रवेश करने के बाद। इसीलिए इसे सेल थ्योरी का अपवाद माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। पहला रोग है एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस रेट्रोवायरस के समूह का एक वायरस है। HIV वायरस का सबसे पहला केस USA में 1981 में देखा गया था। तत्पश्चात 1986 में यह भारत आया। यह वायरस WBC के लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। WBC आप लोगों को पता ही होगा कि ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स का ही कंपोनेंट होता है, जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया या फिर फंगाई के बॉडी में एंटर करने के बाद या उससे फाइट करने का काम करती है। तो ये क्या होता है, ये एड्स में जो HIV वायरस होता है वो हमारे लिम्फोसाइट पर ही अटैक कर देता है। इसीलिए हमारी बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ना के बराबर हो जाती है। अगला पॉइंट है, यह वायरस हमारे श्वसन और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसके लक्षण होते हैं सामान्यतः फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का कम लगना, वॉमिटिंग, वेट लॉस और नाइट स्वेट यानी रात्रि में पसीने निकलते रहते हैं। जब हम लोग सोते हैं तो ये रात में पसीने निकलते रहते हैं, फीवर भी रहता है। ये अधिकतर अधिकतर मतलब प्रतिदिन का ये हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस लक्षण को देखने के बाद हम लोग को पता लग जाता है कि कभी कभी इस मानव शरीर में HIV वायरस के थोड़े बहुत लक्षण हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड यानी उद्भवन काल के बारे में। यह वायरस एंटर करने के बाद हमारे बॉडी में कब कार्य करना शुरू करता है और ये हम लोगों को कब पता लगता है, तो इसी को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यह सामान्यतः 2 से 6 सप्ताह होते हैं। चलिए बात करते हैं कि यह वायरस कैसे कैसे फैल सकता है। यह केवल नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट ये एक जागरूकता के तौर पर देखा जाए तो ये सभी लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे गाँव में, हमारे रूरल एरिया में देखा गया है कि यह वायरस अगर किसी को होता है या एड्स होता है तो उसे बड़ी गलत तरीके से देखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कई तरीके से हो सकता है। या तो एक रक्त के आदान प्रदान से हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को यह एड्स वायरस है, एड्स HIV वायरस है और वो किसी को ब्लड जाके डोनेट कर देता है बिना किसी चेक कराए, बिना कुछ देखे, तो ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में प्रवेश कर जाता है। ये मदर टू चाइल्ड भी हो जाता है। अगर माता HIV पॉजिटिव है तो इसके होने वाले बच्चे में भी पॉसिबिलिटी रहती है ये वायरस और ये एड्स होने की। संक्रमित सुई, ये ध्यान रखने वाली बात है। अधिकतर भारत में सबसे ज़्यादा केसेस संक्रमित सुई से ही होती है, जो कि हमारे हॉस्पिटलों में ही बहुत लोगों की लापरवाही के कारण हो जाती है। एंड द अदर वन इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये अदर किसी असुरक्षित यौन संबंध अगर किसी के साथ रखा जाता है और वो एड्स या HIV पॉजिटिव होता है तो ये एक आदमी से दूसरे में फैल सकता है। चलिए बात करते हैं कि इस वायरस को डायग्नोज कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। तो ये एक एलिजा टेस्ट होता है पैथोलॉजी में, जिसे एलिजा को हम लोग कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इस रोग के अभी तक प्रॉपर कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट नहीं अभी डेवलप हुआ है। बट एक ड्रग होता है एजिडोथ्राइमेडीन, जिसे कि सामान्यतः डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है। एड्स डे आप सभी को पता ही होगा, ये 1 दिसंबर में मनाया जाता है। अवेयरनेस इसका हर जगह पे फैलाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन और स्कूलों में नाटक वगैरह के जरिए यह अब आजकल चलने लगा है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि NACP कहते हैं, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको,
जो 1992 में बना हुआ था। और भारत में एचआईवी का आकलन का पहला दौर 1998 में हुआ था, वह आखिरी अभी 2017 में हुआ है। चलिए इसके बारे में, अदर फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, और कम्युनिकेबल मतलब यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। और इसके बारे में, एचआईवी और एड्स के बारे में हमारे यहाँ पे एक्ट भी बन चुका है, कानून भी, जो कि 2017 में बना था। चलिए, हमारा पहला डिज़ीज़ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे डिज़ीज़ पे आते हैं। दूसरी डिज़ीज़ है पोलियो, जो कि पोलियो वायरस या फिर उसके और भी कई नाम हैं, एंटेरो वायरस या पोलियोमेलेटिस वायरस। इसी के कारण होता है। इसके वेक्टर मतलब वाहक, जो एक वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचाते हैं, उन्हीं को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो इसके वेक्टर होते हैं घरेलू मक्खी, जी हाँ, जिसे हाउस फ्लाई भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? पोलियो के लक्षण हैं हड्डियों में दर्द व हड्डियों का मुड़ जाना। अगला पॉइंट है, पोलियो वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करता है। इसके इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करें तो ये 3 से 6 दिन में अपना असर दिखाने लगती है। 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा इंडिया को पोलियो फ्री घोषित किया गया था। इसका आखिरी केस वेस्ट बंगाल में देखा गया था 2011 में। इसके बाद से कोई केसेस कागजी तौर पर नहीं है, बाकी पाया तो गया ही है, लेकिन अभी WHO के डाटा के अनुसार, CDC इंडियन गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार, ये 2011 में लास्ट केस पाया गया है, इसके बाद नहीं। पोलियो की वैक्सीन, जो कि जोनस सॉक द्वारा डिस्कवर की गई थी, और अब तो पोलियो ड्रॉप भी चलने लगे हैं 1 दशक से, जिसे हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन OPV कहते हैं, जो कि अल्बर्ट सैबिन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इन इंडिया, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन डे पर लॉन्च किया गया था 1995 पर। 13 जुलाई 2011, लास्ट पोलियो केस इन इंडिया, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है, लास्ट पोलियो केस इन इंडिया फाउंड इन हावड़ा, वेस्ट बंगाल ऑन 13th January 2011। पोलियो इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट है, पोलियो वायरस का आकार गोलाकार होता है। जी हाँ, ये एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन देखा गया है, CDS के कंपटीशन में पेपर में आया था कि पोलियो का आकार कैसा होता है, अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार, और भी कई ऑप्शन थे। तो ये होगा इसका सही आंसर, गोलाकार। मानव मल द्वारा भी पोलियो बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, पोलियो वायरस सामान्यतः मुख से हाथों द्वारा प्रवेश करता है, इसीलिए अपने हाथ को हमेशा साफ खाते समय और शौच के बाद अन्य सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल वायरस जो कि काफ़ी प्रभावी हो गए हैं, इनसे बचाव के लिए हमें हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले डिजीज़ के। अगली डिजीज़ है डेंगू, जो कि अरबो वायरस के कारण होता है। डेंगू को सामान्यतः हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू वायरस के वेक्टर होते हैं मादा एडीज इजिप्टी मच्छर, जिसे कि टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। इसके लक्षण हैं त्वरित बुखार, सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द, डायरिया, रैशेस ऑन स्किन, लो ब्लड प्रेशर, मुख और नाक से खून निकलना और आंत में भी ब्लीडिंग हो जाना। डेंगू परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। डेंगू होने पर हमारे प्लेटलेट्स की संख्या दिनों दिन घटने लगती है। डेंगू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार जिसे DHF भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, डेंगू इज फाउंड इन ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी मादा एडीज इजिप्टी मच्छरों का भी ज़्यादा प्रभाव होता है, तो इसीलिए ये एज ए वेक्टर ये मादा एडीज होते हैं। तो ये अगर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं तो इन बीमारियों का होने का खतरा यहाँ पे ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। एक टोर्निको टेस्ट होता है जिससे डेंगू का पता लगाया जा सकता है। नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है।
इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 14 डेज होता है। अगला पॉइंट इसमें है, डेंगू के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 2003 और 4 में चलाया गया था, के अंतर्गत रखा गया है। इसमें मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, पीला बुखार आदि शामिल हैं। डेंगू भी एक कम्युनिकेबल यानी संक्रामक रोग है। चलिए बात करते हैं अगले बारे में। अगली बीमारी है छोटी माता, जिसे कि चिकन पॉक्स कहते हैं। ये वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, ये वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। लेकिन जो चेचक होता है, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वो वेरियोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। यहाँ पे एक सी का केवल डिफरेंस है, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूजन के चलते आप गलत टिक कराएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं 4th नंबर छोटी माता चिकन पॉक्स के बारे में। यह एक हाई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके लक्षण हैं बुखार और लाल रंग के छाले त्वचा पर निकलना। एडवर्ड जेनर जी ने इसके टीके का आविष्कार किया था और सामान्यतः इसके वेक्टर यानी वाहक होते हैं इस बीमारी के ड्रॉपलेट्स। जी हाँ, जब हम लोग छींकते खांसते हैं तो हमारे मुख से, नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, छींटें निकलती हैं, उनसे भी ये बीमारियाँ एक आदमी से दूसरे में फैल सकती हैं। बाई सलाइवा, यस, ड्यूरिंग किसिंग एंड share drinks. If we share a drink from any other person who is infected, then this can be cause symptoms of chicken pox. या स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है। ये मदर टू बेबी भी फैल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 14 से 16 दिन। छोटी माता सामान्यतः 4 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। इसके लिए बस साफ स्वच्छता और इसी सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगली बीमारी की बात करते हैं। अगली बीमारी है चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ये वेरियोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। यह भी एक हाई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके लक्षण बुखार, लाल धब्बे, उदर गुहा में दर्द आदि हैं। अगली पॉइंट है इसमें, इसके लिए भी टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर जी ने ही किया था। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 डेज। इसके वेक्टर होते हैं सलाइवा, स्किन कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, ब्लीडिंग या क्लॉथिंग ऑफ पेशेंट विच इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ स्मॉल पॉक्स एंड रेयरली बाई एयरबोर्न। मतलब ये हवा जनित बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी रेयरली बहुत कम केसों में ऐसा होता है कि ये हवा से भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले। अगली बीमारी है रेबीज, जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि कुत्ते के काटने से अधिकतर हो जाती है। लेकिन ये कुत्ते के ही नहीं, ये बंदर, बिल्ली और चमगादड़ आदि जो भी जिसके अंदर भी रेबडा वायरस पाया जाता है, उनके काटने से हो जाता है ये। रेबीज को हम लोग सामान्यतः हाइड्रोफोबिक डिजीज़ भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक डिजीज़ वो होती है जिससे हमें पानी से डर लगता है, हम लोग पानी पी नहीं पाते हैं डर के कारण, नहाना तो दूर की ही बात है। तो इसीलिए हाइड्रोफोबिक ये फोबिया है। एक फोबिया में मतलब एक डर की एक जो सीमा होती है वो नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग इसे फोबिया कहते हैं। बात करते हैं इसके वेक्टर के बारे में। वेक्टर है डॉग, मंकी, कैट, बैट। अगला पॉइंट इसमें है, यह वायरस तंत्रिका तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती है। इसके लक्षण हैं पानी से डर लगना, सेकंड डिहाइड्रेशन यानी प्यास लगना, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जब हम लोग को हाइड्रोफोबिया हो जाएगा तो हम लोग पानी से दूर रहेंगे, जिससे कि डिहाइड्रेशन होना एक आम बात है। मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। जी हाँ, मानसिक मंदता। इस बीमारी के लक्षण यही होते हैं कि हमारा दिमाग धीरे धीरे शिथिल होने लगता है और दिमाग में सूजन भी आ जाती है। अगला पॉइंट है इसमें, एंटी रेबीज वैक्सीन डिस्कवर्ड किया गया था लुईस पास्चर जी के द्वारा, जिन्हें आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक के तौर पे भी जाना जाता है। अगला हमारा डिजीज़ है गलसुआ, जिसे मम्स कहते हैं। ये पैरामाइक्सो या मिक्सो वायरस के कारण होता है और इसके वेक्टर होते हैं एयर, वाटर, सॉयल। गलसुआ को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्यतः जॉ लॉग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। और अगला पॉइंट इसमें है गलसुआ में, या लार ग्रंथि
यानी सलाइवरी ग्लैंड को प्रभावित करती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। ये आप लोग को पता ही होगा कि हमारे मुंह से जो सलाइवा निकलता है उसमें उससे क्या होता है कि हमारे जो हम लोग खाते हैं, जो हमारा भोजन होता है, उसी को पचाने के लिए वो लार अत्यधिक आवश्यक होता है। लेकिन जब हमारी सलाइवरी ग्लैंड फूल जाएगी तो उस एंजाइम का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो पाता है हमारे मुंह से, जिससे कि हमें पाचन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, हम भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 16 से 18 डे होता है। इस बीमारी के लक्षण हैं फीवर, हेडेक, लार ग्रंथि में सूजन हो जाना। इसके लिए वैक्सीन है जो कि सामान्यतः बच्चों में लगाए जाते हैं, 12 से 15 महीने के बच्चों में। तो इसके वैक्सीन को MMR वैक्सीन के नाम से जानते हैं। MMR मतलब मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। MMR जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये MMR वैक्सीन इसमें लगाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले डिजीज़ के बारे में। 8वीं नंबर है सामान्य जुखाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। यह राइनो वायरस के कारण होता है। इसका पैथोजन यानी इस बीमारी का पैथोजन राइनो वायरस है और इसका वेक्टर यानी वाहक है एयर या हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिसीज़। सामान्यतः देखते होंगे अगर किसी को कोल्ड है घर में तो दूसरे परिवार के सदस्य को होना भी इसमें स्वाभाविक है, क्योंकि आसपास रहना ही है, तो इसीलिए हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिसीज़ इसे कहा गया है। और इसका अदर नेम भी है नेज़ोफिरिंजाइटिस एंड राइनोफिरिंजाइटिस। वह सामान्यतः गाँवों में इसे नज़ला भी कहते हैं। इस बीमारी का लक्षण है बहती नाक, कफ व लाल आँखें और आँखों से पानी निकलना। यह बीमारी हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। बाकी अब नेक्स्ट बीमारी के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो कि इबोला है, जो जहरे इबोला वायरस के कारण होती है। इसका वेक्टर है बैट। जी हाँ, ये चमगादड़ के द्वारा मानव शरीर में फैलती है। इस बीमारी के लक्षण है डायरिया, खून की कमी, मसल पेन, चेस्ट पेन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होना, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना व इंटरनल ब्लीडिंग। इसके इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 2 to 21 डेज़ होते हैं। और इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसका अगला पॉइंट है इबोला सीधे संपर्क से फैलता है, इसलिए यह सांस की बीमारी नहीं है। अगला पॉइंट है इसमें इबोला संक्रमित व्यक्ति के मल, मूत्र, पसीना, वीर्य, उल्टी, लार व फटी त्वचा यानी कि श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से फैल जाता है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए इससे संक्रमित व्यक्ति व उसके उपयोग वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस इबोला के लिए VSV ईबोव, जिसे कि अन्य नाम से एरवेबो से भी जाना जाता है, इसी का टीका लगता है इबोला वायरस में। ये काफ़ी 90 to 95% कारगर भी है अपने इंडिया में। चलिए बात करते हैं अगले डिजीज़ के बारे में। अगली डिजीज़ है निपाह वायरस, जो कि निपा हैनिपा वायरस के कारण होता है। इसका वेक्टर है एनिमल, जो कि चमगादड़, सुअर आदि हो सकते हैं। इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसका पॉइंट है पहला, यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है, इसलिए इसे जूनोटिक वायरस कहते हैं। जी हाँ, जूनोटिक वायरस, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में आया था कि जूनोटिक वायरस किसे कहते हैं। जानवरों से इंसान में फैलने वाला वायरस, या वायरस जो कि इंसानों से जानवरों में फैलता है, या फिर फ्लू, या एक प्रकार का फ्लू है, या और एक और भी ऑप्शन था। तो इसमें अगला पॉइंट है यह वायरस संक्रमित जानवरों के द्वारा खाए गए फलों व अन्य खाद्य पदार्थों से भी फैलता है। अगला पॉइंट, यह वायरस एक संक्रमित मनुष्य से दूसरे में भी फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इस बीमारी से मृत्यु दर 40 से 70% अनुमानित है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 14 डेज होता है। इसके सिम्टम्स हैं फीवर, सेर थ्रोट, हेडेक, वॉमिटिंग, कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मेमोरी लॉस, इंसेफेलाइटिस, जिसे मस्तिष्क में सूजन के नाम से भी जाना जाता है, कोमा व ब्रेन डेथ। ये साधारण से गंभीर लक्षण की ओर है। मतलब साधारण इसके लक्षण होते हैं फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, और इससे धीरे धीरे गंभीर होते हुए अगर आएंगे तो आपके मस्तिष्क में सूजन, जिसे इंसेफेलाइटिस
व कोमा और ब्रेन डेथ के भी लक्षण इसमें हो सकते हैं। इस वैक्सीन के लिए अभी तक इस क्योर के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई है। चलिए बात करते हैं जेनिटस हार्पीस के बारे में। ये आप देखे होंगे कि जांघ के नीचे या जांघ के पास हमारे रेसेस पड़ जाते हैं। ये उसी बीमारी का है नाम, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं जननांग दाग, जेनिटल हार्पीस। ये हार्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। यह संक्रमित त्वचा के संपर्क से भी फैलता है। यह आम तौर पर होठों, मसूड़ों, जीभ, मुख के अंदर व सामान्यतः जांघों के बीच में होता है। ये हमारे होठ में भी छाले पड़ जाते हैं, तो इसीलिए हमें सफाई स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जी हाँ, एंटीवायरल मेडिसिन और सेल्फ केयर इज़ इट्स क्योर। इसका इलाज सेल्फ केयर है, अपना साफ सफाई का ध्यान रखना, व एंटीवायरल मेडिसिन कुछ डॉक्टरों द्वारा दी जाती है, सजेस्ट की जाती है, जो कि खाने पे यह 1 से 2 दिन में बहुत जल्दी भी ठीक भी हो जाता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड है 2 to 20 डेज। बात करते हैं अगले डिजीज़ के बारे में। अगली डिजीज़ है चिकनगुनिया, जो कि चिकनगुनिया वायरस CHIKV शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं के कारण होता है। इसका वेक्टर होता है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। जी हाँ, आप देखेंगे मच्छर जनित बीमारियाँ जो कि हमारे सिलेबस में भी है, उसमें क्या होता है कि जितनी भी मच्छर जनित बीमारियाँ होती है उस वो सारी मादा मच्छरों के ही कारण होती है। मादा मच्छर ही हम लोगों को काटती हैं, नर नहीं काटते हैं। नर मच्छर अधिकतर देखेंगे आप तो वो रहते हैं नालियों में और फूलों में भी। ये सब अपना भोजन उसी से प्राप्त करते हैं। लेकिन चूँकि क्या होता है कि मादा मच्छर जो होती हैं उनके पेट में, उनके भ्रूण में बच्चे जो उनके जन्म ले रहे होते हैं, उनको न्यूट्रिशंस देने के लिए ये मादा मच्छर मानव शरीर से खून निकाल के उनका भरण पोषण करती हैं। इसलिए अधिकतर मादा मच्छर ही हम लोगों को काटती है। चलिए आते हैं पॉइंट पर, चिकनगुनिया, जिसका जिसका वेक्टर भी मादा एडीज इजिप्टी मच्छर है। इसका अगला पॉइंट है कि यह चिकनगुनिया वर्ड कहाँ से लिया गया है। यह वर्ड तंजानिया भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है झुका हुआ शरीर, यानी कि बेंडेड बॉडी। इस बीमारी का लक्षण है बुखार, सिर दर्द। अगला लक्षण है मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द व रैशेस और शरीर में थकान। इस बीमारी का इनक्यूबेशन पीरियड है 3 to 7 डेज। एलिजा और PCR टेस्ट सामान्यतः इसे डायग्नोज करने के लिए, इस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके लिए अभी तक कोई भी प्रॉपर वैक्सीन नहीं बनी है, बट डॉक्टर एंटीवायरल ड्रग सजेस्ट करते हैं इसके इलाज के लिए। अगली बीमारी है इन्फ्लुएंजा, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस या ऑर्थोमाइक्सोवायरिडे वायरस के नाम से जाना जाता है, जिसका वेक्टर है एयर या ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। इसका पॉइंट है यह बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं पर शीघ्र प्रभाव डालती है। अगला पॉइंट इसका है यह एक क्रोनिक डिसीज़ है, यानी कि ज़्यादा समय तक रहने वाली। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक हाई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। यह वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी के सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं। चलिए, इस बीमारी के सिम्टम्स हैं हेडेक, फीवर, फटीग यानी थकान, मसल्स एंड जॉइंट पेन, रनी नोज, सोर थ्रोट, वोमिटिंग एंड कफिंग। इसकी मेडिसिन सामान्यतः टेट्रामाइसिन, टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, ये एक केमिकल फार्मूला है। इसी फार्मूला के बेस्ड पे कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसी को इलाज के तौर पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। एंटीवायरल ड्रग भी इसके लिए दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली बीमारी पे। अगली बीमारी है हमारी 14 नंबर की वायरल हेपेटाइटिस, जो कि अभी तक 5 प्रकार का होता था, लेकिन अभी जल्दी ही एक और सब प्रकार ढूंढा गया है, जिससे ये वायरल हेपेटाइटिस 6 प्रकार के पाए जाते हैं, और ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होते हैं। इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यह आमतौर पर यकृत के सूजन की बीमारी है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यतः यह हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस ए और बी, जो कि इसमें मेन है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी यह पूछे जाते हैं, ए और बी केवल। तो हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन से होता है, वह हेपेटाइटिस बी पसीना, यूरिन, ब्लड, असुरक्षित यौन संबंध के HBV वायरस से, HBV
वायरस से संपर्क में आने पर होता है। इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं थकान, फ्लू जैसे लक्षण यानी कि जुखाम वगैरह वगैरह। नेक्स्ट लक्षण है पीला या गहरा गाढ़ा मूत्र। नेक्स्ट इसमें है भूख में कमी, पेट में दर्द व पीली त्वचा व आँखों का पीला पड़ जाना। इसके डायग्नोस के लिए LFT टेस्ट यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट होता है व लीवर बायोप्सी के जरिए भी इसका पता लगाया जा सकता है व इसकी अन्य विधि है अल्ट्रासाउंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं इसके। हेपेटाइटिस के कारण हमारा लीवर फैटी लीवर जैसी बीमारी का रूप ले लेता है व अगर इससे भी घातक अवस्था में ये हो गया तो ये लीवर सिरोसिस व लीवर कैंसर जैसे बीमारियों तक के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए टीका लगाया जाता है जो कि HBV वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। इसके बच्चों में 3 डोज लगते हैं। ये सामान्यतः अगर बच्चों में नहीं लगे हैं तो ये अब वयस्कों के लिए भी इसका टीका निर्मित किया जा चुका है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि एग्ज़ाम में आता भी है 1-2 बार, कई एग्जाम में देखा गया है ये, तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है 14 to 28 डेज़। चलिए बात करते हैं अगली बीमारी के बारे में जो कि 15 नंबर की है, मीज़ल्स। मीज़ल्स होता है एक होता है जर्मन मीज़ल्स। लगभग सामान्य इसमें लक्षण जो होते हैं लगभग सेम ही होते हैं। इसके पैथोजन भी सेम होते हैं, सिम्टम्स भी लगभग सेम होते हैं, वैक्सीन भी सेम होती है, लेकिन फिर भी ये 2 अलग कैटेगरी में है, तो इसको हम साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। इसका पैथोजन है यानी कि ये किस कारण होता है, किस वायरस के कारण, तो इसका वायरस है रूबेला वायरस या पैरामाइक्सो वायरस। जर्मन मीज़ल्स का भी यही सेम है पैथोजन, रूबेला वायरस या पैरामाइक्सो वायरस। यह एक हाई कम्युनिकेबल डिजीज़ है मीज़ल्स, और जर्मन मीज़ल्स भी एक हाई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसके सिम्टम्स हैं मीज़ल्स के हाई फीवर, वॉमिटिंग, खुजली, मसल पेन, गले में खराश व प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। व जर्मन मीज़ल्स के सिम्टम्स हैं हाई फीवर, वॉमिटिंग, खुजली, जॉइंट पेन, रनी नोज व शरीर पर लाल रंग के चकत्ते। दोनों के लिए MMR वैक्सीन दिए जाते हैं, प्लस इसके साथ डॉक्टर अधिकतर सजेस्ट करते हैं विटामिन A की दवा। मीज़ल्स को हम लोग सामान्य तौर पर गाँवों में या फिर अपने आम बोलचाल की भाषा में माता कहते हैं कि हमारे इनके यहाँ माता आई हैं, लेकिन वो माता नहीं, वो मीज़ल्स होता है खसरा। मीज़ल्स इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है। चलिए अगला पॉइंट है किसका, येलो फीवर, जिसे पीला बुखार के नाम से कहते हैं, जो कि फ्लेवी वायरस के कारण होता है। और यह है इसका वेक्टर होता है मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। व इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं बुखार, आँख का पीलापन हो जाना आँख में, व पेशाब में एल्बुमिन प्रोटीन का निकलना। जी हाँ, एल्बुमिन प्रोटीन अगर टॉयलेट से मूत्र मार्ग के जरिए अगर ये ज़्यादा स्रावित होता है तो इससे पता लग जाता है कि ये येलो फीवर है। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स हैं ठंड लगना और नोज़िया या वॉमिटिंग। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 डेज़ है। अगले डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। अगली डिजीज़ है हमारी सार्स, जो कि सब लोगों ने जानते होंगे। सार्स कोविड-19 के बारे में सुना ही होगा, जो कि 2019 में आया था। ये सार्स समूह का ही एक वायरस था। तो चलिए सार्स के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक वायरस का समूह है। सामान्यतः इसे वायरस भी कहा जाता है। कैसा वायरस, विच वियर्स ए क्राउन, जो कि अपने सिर पर क्राउन धारण करता है, इसे ऐसा बोला गया है। क्योंकि इसकी आपकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो एक गोलाकार आकार होते हैं, उस पर नुकीले कांटे जैसे ऐसे किनारे किनारे लगे होते हैं। तो इसी तरह के ये वायरस हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट टाइम दिस वाज रिपोर्टेड इन 2003, या 2003 में सबसे पहले चाइना में देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कोरोना भी इसी समूह का एक वायरस है, जो कि 2019 में आया था। और सिम्टम्स इसके हैं कफ, कोल्ड, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग और लंग में इन्फेक्शन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 14 डेज़। और इसके डायग्नोसिस के बारे में चलिए देखते हैं।
इसका डायग्नोसिस PCR टेस्ट यानी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके लिए मेडिसिन या ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसके लिए एंटीवायरल ड्रग, स्टेरॉयड और प्लाज्मा थेरेपी और वेंटिलेटर, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सेकंड लास्ट है हमारा स्वाइन फ्लू, जो कि H1N1 वायरस के कारण होता है। ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें पैथोजन क्या है, यानी कि ये किस वायरस के कारण होता है। तो ये आप जान लीजिए, स्वाइन फ्लू H1N1 के कारण होता है और बर्ड फ्लू जो कि H5N1 के कारण होता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं? डायरिया, ठंड लगना, बुखार व कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में। स्वाइन फ्लू के वेक्टर पिग्स हैं। ये अधिकतर पिग्स यानी कि सूअर के द्वारा मानव शरीर में फैलते हैं। इसके लिए H1N1 नाम से वैक्सीन भी उपलब्ध है। एयरबॉर्न डिजीज़ है यह स्वाइन फ्लू। वह बर्ड फ्लू के बारे में बात करते हैं। या H5N1 वायरस के कारण होता है। इसका वेक्टर है डक व हैन। यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे इम्यूनिटी लो हो जाती है। बस ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। यहाँ हमने 19 बीमारियों के बारे में बात की, ऐसी बीमारियाँ जो कि वायरस यानी विषाणु के कारण होती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका अभी UPNHM के तहत STS की भी जो वैकेंसी निकली है, इसका एग्ज़ाम आपको 13 मार्च में है। ये मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसके दृष्टिगत आपका एक सिलेबस के तौर पर भी है। तो ये आप मेरा पहला वीडियो है, तो आप इसमें देखेंगे कि वायरस से जितनी भी बीमारियां कवर हो सकती थी, मैंने उसके बारे में, उसके इंक्यूबेशन सिम्टम्स और डिफरेंट डेज एंड अदर जो भी वैक्सीन, जो भी मतलब पॉसिबल था, जितनी भी नॉलेज मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर की है। तो प्लीज़ आप इसे पढ़िए और अपना पेपर अच्छे से दे के आइए। ये ना कि केवल NHM में ही आएगा, बल्कि ये हमारे सारे एग्ज़ामों में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें एज ए GS पार्ट में आ ही जाता है। तो ये UPSC प्रीलिम्स एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर।